हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय हृदय परिवर्तन। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। इस कहानी में उन्होंने अपने बचपन के सहपाठी बोधराज के बारे में बताया है कि वह बहुत कठोर हृदय वाला बालक था और उसके हाथ में सदा एक गुलेल रहती थी। दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उसे बड़ा आनंद आता था, किंतु एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। तो बच्चों, पशु पक्षियों की संवेदनाओं के विषय में 2-3 वाक्य लिखिए। यानी आप पशु पक्षी के मन के बारे में क्या जानते हैं, दिए गए स्थान पे लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, हृदय परिवर्तन। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। यानी बच्चों, यहाँ पर जो कहानी लिख रहे हैं लेखक भीष्म साहनी, वो बता रहे हैं कि जब मैं छठी कक्षा में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे। उसमें से एक दोस्त था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ से बर्रे को पकड़कर उसका डंक निकाल देता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। तो ऐसा निर्दय लड़का था वो बोधराज। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पिन घोंसकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। यानी उसको गुलेल इतना अच्छा चलाना आता था कि जिस पर निशाना साधे उसको ही मार दे। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे की क्षण पक्षियों की चों चों सुनाई देती और घोंसले में से तिनके टूट टूट कर हवा में छिड़कते लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसले में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती थी। जानते हो गोह क्या होती है? नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बालिशत भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठे, यानी कि डर गए। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं। फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि वह फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। तो बोधराज ने बताया कि किस तरह गोह काम आती है चोरी करने में। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है, मैंने पूछा। यानी लेखक ने पूछा बोधराज से कि आगे क्या होता है। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं, फिर पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहां भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे तथा घोंसले के तिनके बिखरे रहते थे। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता था।
माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करते। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जब जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारो। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। खाली घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। वहां पहुंचे तो बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए थे पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा, यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। यह घोंसले को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, उनकी अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिससे मेरा दिल दहलता था। न जाने माने क्यों कह दिया कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटर गू करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज निकली और उसके बाद जोर से टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शहतीर से लगा। बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गोले उड़े, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सिकछे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चीं चीं की ऊंची आवाज आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ा कर चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर शहतीर पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगती। मैं चुपचाप था। बोधराज भी जाने क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, ऐसा बोधराज ने बोला। अब मेरी समझ में आ गया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। बोधराज अभी भी टकटकी बांध चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो,
वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चलें, मैंने डरकर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 2-1 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के दूसरे शहतीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी उस पर रख दी और उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ पर चील नहीं पहुंच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसलों में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिर, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भर कर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहते। चुग्गा यानी कुछ खाने के लिए दाना। तो बच्चों, यह कहानी लिखी थी भीष्म साहनी ने, जिन्होंने बताया कि 6ठी क्लास में जब वो पढ़ते थे तो उनका एक दोस्त बोधराज था, जो कितना भयानक था। लेकिन उसका भी एक दिन हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कि वो एक शैतान बच्चा था, मगर उसने उस दिन मैना के बच्चों की जान बचाकर यह साबित कर दिया कि वह एक अच्छा लड़का है। तो बच्चों, अगर आप भी शैतानी करते हैं तो आप ऐसा ना करें। आप भी ध्यान रखें कि दूसरों को कष्ट देना या दूसरों को दुख पहुंचाना अच्छी बात नहीं। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो या फिर जानवर। यही एक हमारा अच्छा व्यवहार है। तो हमने इस कहानी से सीखा, कुछ घटनाएं जीवन की दिशा को सार्थक मोड़ देती हैं तथा व्यक्ति की सोच और आदत को बदल देती है। इसलिए हमें अपने क्रियाकलापों को सोच समझकर कार्यान्वित करना चाहिए। अन्यथा अगर हम काम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। इसीलिए अच्छा व्यवहार करें और दूसरों को भी अच्छा व्यवहार करने की सलाह दें। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।